नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHT 3 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिट 3 से टॉपिक नंबर 3.8, जिसमें हम इस पूरी यूनिट का जो सारांश है इसे डिटेल में समझेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। गोदान में गांव की समाजार्थिक व्यवस्था की धुरी के तौर पर किसान की पहचान केंद्रीय स्थिति के रूप में जो है सामने आई है। यहाँ होरी को केंद्रीय पात्र के रूप में प्रेमचंद ने क्या किया, चित्रित किया है। होरी की हार एक व्यक्ति की हार नहीं है, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और सामंती संस्कृति की जो है हार है। महाजनी सभ्यता के सामने होरी जैसे किसान बेबस और जमींदार जो है वो लाचार हैं। यहाँ पे बताया गया कि जो गोदान उपन्यास है, इस उपन्यास का मुख्य केंद्र रहा वो था गांव का किसान। प्रेमचंद ने होरी नाम के किसान को इस पूरे उपन्यास में जो है अपना केंद्रीय पात्र बनाया था। होरी का हारना यहाँ पर इस उपन्यास में सिर्फ एक इंसान की हार नहीं है, बल्कि प्रेमचंद होरी की हार को उस पूरे गांव के रहन सहन और पुराने समय के जो बड़े जमींदारों के सिस्टम है, इन सभी की हार के साथ दिखाते हैं। बड़े साहूकारों और जमींदारों के सामने होरी जैसे गरीब किसान जो है पूरी तरीके से लाचार हो जाते हैं। इस बात को प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में दिखाया। जमींदारों के लिए तो उनके उच्च स्तरीय संबंधों के कारण कुछ राहत तो है, लेकिन गरीब किसानों के लिए उनकी जमीन का छीन लिया जाना लगभग जो है मृत्यु के समान है। यहाँ पे बताया गया कि जो जमींदार थे, इनकी पहुंच भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। पर यहीं पर हम गरीब किसान को देखें तो इनके लिए इनकी ज़मीन छीन जाना जो है एक मौत जैसा होता है, क्योंकि ज़मीन ही जो है इन गरीब किसानों का एकमात्र सहारा होती है। होरी अपनी 5 बीघे मोरूसी यानी कि जो पुरखों से मिली ज़मीन होती है उसे मोरूसी ज़मीन कहते हैं। तो होरी जो है वो अपनी 5 बीघे मोरूसी ज़मीन उसके लाख प्रयत्नों के बावजूद जो है बचा नहीं पाता। बार बार लिए गए कर्ज के बदले लगान चुकाने के एवज में धीरे धीरे उसकी ज़मीन जो है महाजन और ज़मींदारों की भेंट हो जाती है। अब क्या था, ये जो होरी था इसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इसके पास जो 5 बीघा ज़मीन थी ये उसे बचा नहीं पाया। होरी पर जो कर्ज था, उस कर्ज को चुकाते चुकाते ये जो ज़मीन थी होरी की, इस ज़मीन पर साहूकारों और ज़मींदार का जो है अधिकार हो गया। होरी के इस जीवन संघर्ष में उसकी पत्नी धनिया का जो है बराबर साथ है। प्रेमचंद होरी का चरित्र दब्बू, ढीला ढाला, धर्मभीरू दिखाते हैं, तो धनिया को निडर, स्वाभिमानी, मेहनती और साहसी जो है चित्रित करते हैं। अब यहाँ पे प्रेमचंद ने बताया कि होरी का ये जो संघर्ष था, इस संघर्ष में होरी के साथ हमेशा ही उसकी पत्नी धनिया ने दिया। अब यहाँ पर होरी ने धनिया और यहाँ पे प्रेमचंद ने होरी और धनिया इनके चरित्र की विशेषताएं बताई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि होरी की चारित्रिक विशेषताएं बताओ या फिर धनिया की बताओ, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि जो होरी था ये दब्बू किस्म का इंसान था, यानी कि सब लोगों से डर की वजह से दब जाने वाला और बहुत ढीला ढाला इंसान था। वहीं धर्मभीरू भी था, यानी धर्म के नाम पर डर जाने वाला था। और अगर हम धनिया की बात करें तो ये प्रेमचंद ने बहुत निडर, स्वाभिमानी, मेहनती और साहसी रूप में जो है धनिया को प्रस्तुत किया है। आधुनिक विचारधारा के प्रवर्तक प्रेमचंद होरी के संघर्ष को अकेले के संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि होरी धनिया की साझा संघर्ष के रूप में जो है दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो प्रेमचंद थे, इन्होंने होरी को अकेला नहीं लड़ते हुए दिखाया, बल्कि ये बताया कि होरी और जो धनिया है ये दोनों क्या करते हैं, साथ मिलकर हर मुसीबत का जो है सामना करते हैं। तो ये प्रेमचंद ने इस उपन्यास में दिखाया। आगे है कि गोदान में जो है नोहरी, जुनिया, सिलिया, चूहिया, मालती और गोविंदी जैसे नारी पात्र, तो यहाँ पे इस उपन्यास के जो नारी पात्र थे उनके नाम बताए हैं। तो ये जो नारी पात्र थे ये अस्तित्व के लिए सतत संघर्षरत हैं, यानी कि ये नारी पात्र भी क्या करते हैं, अपनी पहचान और सम्मान के लिए हर समय जो है लड़ते हुए दिखाई देते हैं। सिलिया, जुनिया निम्न जाति होने के कारण तिहरे उत्पीड़न और शोषण को जो है झेल रही है। होरी धनिया की बिरादरी को यह मंजूर नहीं कि गोबर जो है ये बिना ब्याह किए उससे जो है छोटी जाति की दुनिया को घर में रख ले। अब क्या था कि जो सिलिया और जुनिया थी, ये दोनों ही महिलाएं जो है अपनी जाति और समाज के भेदभाव के कारण इन्होंने इस उपन्यास में ज़्यादा दुख दर्द को झेला।
अब समाज के लोगों को ये बात पसंद नहीं थी कि जुनिया जो है ये बिना शादी के होरी के घर रहे, क्योंकि ये जुनिया जो थी ये इसे और गोबर को आपस में प्रेम था। तो गोबर क्या करता है, इससे शादी नहीं करता, लेकिन ये फिर भी उसके घर में रहती है। तो समाज के जो लोग थे वो इस बात से जो है बिल्कुल नाखुश थे। नतीजतन होरी पर जुर्माना और दांज लगाया गया। ना देने पर बिरादरी से सामाजिक बहिष्कार का पंचों द्वारा जो है आमनीय निर्णय लिया गया। अब क्या हुआ कि क्योंकि जुनिया जो थी वो बिना शादी किए इनके साथ रह रही थी, इसीलिए समाज के लोगों ने क्या किया, इस बात पर होरी पर जुर्माना लगा दिया था। अब पंचायत ने ये धमकी भी दी थी कि अगर जुर्माना नहीं दिया जाएगा तो होरी और इसके परिवार को जो है समाज से हम निकाल देंगे। और ये उस समय का कड़वा सच था कि समाज जो था वो ऐसे लोगों को जो है डराता और धमकाता था। सामाजिक बहिष्कार का भय दिखाकर जाति पंचायत द्वारा बार बार जाति के टूटने की प्रगतिशील प्रक्रिया को रोकने के जो है प्रयास हो रहे थे। प्रेमचंद चूंकि प्रगतिशील विचारधारा के प्रवर्तक थे, वह इन समस्याओं को कथाओं माध्यम से जो है उजागर करते हैं। अब क्या था कि जो प्रेमचंद थे ये एक नई और बेहतर सोच रखने वाले लेखक थे। प्रेमचंद इन बुराइयों को अपनी रचनाओं में इसलिए लिखते थे ताकि लोग जो है इन सब के बारे में जान सके और इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सके। बिरादरी द्वारा दिए गए आदेश को धनिया जो है ये ठुकरा देती है और जुनिया को घर से बाहरन जो है नहीं करती। उसका और होरी का ये साझा निर्णय था, यानी कि ये निर्णय दोनों साथ में लेते हैं। परिणाम स्वरूप अब इसका परिणाम क्या निकलता है कि होरी को अपने परिवार के लिए संग्रहित अनाज को दांज के रूप में जो है पंचों तक पहुंचाना पड़ता है, यानी कि जुर्माने के रूप में देना पड़ता है। लेकिन होरी धनिया अपने निर्णय पर अटल रहते हैं। धनिया की जुनिया के प्रति जो है मानवीय संवेदनशीलता प्रकट रूप में हम देख सकते हैं। अब क्या था, अछूत होने के अभिशाप को झेलती सिलिया ये जो थी शारीरिक शोषण का शिकार हो गई। अब कैसे कि सिलिया जो है ये माता दीन के साथ रहती है। माता दीन जो कि क्या है, अपने को ब्राह्मण मानता है, ब्राह्मण है वैसे तो माता दीन, लेकिन सिलिया को बहला फुसलाकर क्या करता है, माता दीन उसे अपने घर में रख लेता है बिना शादी की, और उससे दिन भर जो है मेहनत मजदूरी भी करवाता है सिलिया से। माता दीन के खेत खलिहानों में खटती सिलिया यह नहीं समझ पाती कि उसके शरीर का भोग रहा माता दीन समझता है कि चलो एक मुफ्त की जो है मजदूर मिल गई। अभी माता दीन सिलिया को रखता तो था, लेकिन साथ साथ उसका भोग भी करता रहता था और दिन रात उससे जो है मजदूरों के भांति काम भी करवाता था। लेकिन ये बात सिलिया जो है वो समझ नहीं पा रही थी। वह यही सोचकर खुश है कि माता दीन जैसे ब्राह्मण ने क्या किया, अपने जनेऊ को हाथ में रखकर उसके साथ ब्याह करने की कसम खाई। मतलब शादी तो नहीं की थी, लेकिन बस इसने कसम खा ली थी। तो सिलिया इसी बात पर जो है बहुत खुश थी। माता दीन जैसे द्विज की चालाकी को वह जान नहीं पाती, लेकिन जैसे ही अपना अधिकार समझकर सिलिया क्या करती है, अनाज की ढेरी से एक सेर अनाज उठा लेती है। सिलिया को लगता है कि ये तो उसका अधिकार है तो वो ले लेती है, लेकिन माता दीन क्या करते हैं, अपना असली रूप प्रकट कर देते हैं। अब माता दीन को गुस्सा आ जाता है इस बात पर। सिलिया माता दीन के बच्चे की जो है माँ बनने वाली थी। ऐसे समय में माता दीन उसे क्या करता है, अपमानित करके घर से निकाल देता है। क्योंकि ये अनाज उठा लेती है तो गुस्से में माता दीन क्या करता है, सिलिया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। दलित उत्पीड़न से जुड़े आर्थिक अधिकारों और मानवाधिकारों के हो रहे हनन को हम बहुत स्पष्ट रूप से जो है देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे समाज में दलितों के साथ जो है बहुत बुरा बर्ताव होता था। इनके पैसों से जुड़े हुए जो हक थे और जीने के जो बुनियादी हक थे ये इनसे छीन लिए जाते थे, जो कि हमें साफ साफ जो है इस उपन्यास में देखने को मिले। सिलिया जो है ये केवल अनपढ़ ही नहीं वरन परंपराओं में जो है विश्वास भी रखती थी। कर्म फल व जन्म सिद्धांत को मानती थी। अब क्या था कि जो सिलिया थी एक तो ये पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उस पर भी क्या था, ये पुरानी सोच और जो रीतियां थी इनको मानने में बहुत विश्वास रखती थी। ये कर्म फल यानी कि हम जो करेंगे उसका हमें फल मिलेगा, और जन्म सिद्धांत मतलब ऊंची नीची जाति में जन्म लेने को अपनी किस्मत मानना। तो इन चीज़ों पर जो है सिलिया बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी।
एक ब्राह्मण विप्र द्वारा चमार सिलिया को अपनाने, अपने घर में रखने से ही वह अभिभूत हो जाती थी। मतलब इतनी खुश हो गई इस बात पे कि एक ब्राह्मण यानी कि माता दीन जो था वो ब्राह्मण था, फिर भी सिलिया को अपने घर रख लेता है और उसे रहने की जगह देता है। तो इसी बात से जो है सिलिया बहुत ज़्यादा खुश थी। निम्न जाति के कारण हो रहे यौन शोषण, आर्थिक शोषण व मानव अधिकारों के हनन को तो जो है वह समझ नहीं पाती। यानी सिलिया जो है वो इतनी मासूम थी, वो ये समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ हो क्या रहा था। चाहे वो गलत तरीके से शरीर का इस्तेमाल हो रहा हो या मेहनत का फल ना देना हो और उसे सम्मान ना दे पाना, ये सब इन सभी का जो है उसके साथ गलत तरीके से सिलिया के साथ इस्तेमाल किया जा रहा था। अपने किए गए अपमान को चुपचाप पी जाती है। संघर्ष या विरोध का जो है कोई स्वर नहीं उठता। मतलब जब माता दीन सिलिया को घर से निकाल देते हैं तो अपमान ही करते हैं उसका, लेकिन सिलिया जो है इसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करती, बिल्कुल शांत रहती है। सिलिया उसी दलित समुदाय का हिस्सा है जिसमें अभी अस्तित्व बोध जो है वो जागा नहीं है। यानी कि सिलिया उन लोगों में से है जिन्हें अभी भी ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये भी इंसान है और इनके साथ ऐसा बर्ताव जो है नहीं करना चाहिए। वह कभी यह सवाल नहीं करते कि उन्हें जाति व्यवस्था में निम्न क्यों माना जाता है, क्यों उनकी आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर है। तो ये जो सिलिया जैसे लोग हैं ये कभी भी इस तरीके के प्रश्नों को जो है समाज के सामने कभी भी नहीं उठाते। उनके द्वारा किए जा रहे काम धंधे क्यों घृणित माने गए, वह अस्पृश्य कैसे, सवर्ण कहे जाने वाली जातियां उनसे घृणाव द्वेष क्यों करती है, उनकी स्त्रियों का यौन शोषण करने का अधिकार क्यों मानती है, समाज बिरादरी इसका विरोध क्यों नहीं करती। तो ये सभी प्रश्न जो इन लोगों को पूछने चाहिए उनके बारे में ये लोग जो है कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। तो ये सब प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में हमें दिखाया। प्रेमचंद एक अछूत कन्या की विवशता, उसके उत्पीड़न व अपमान को एक प्रसंग के माध्यम से जो है चित्रित करके पाठकों के समक्ष सवाल खड़े करते हैं। अब क्या था, प्रेमचंद ने एक अछूत लड़की की जो लाचारी होती है और इसके साथ होने वाला जो अत्याचार होता है इसको एक प्रसंग के रूप में हमें दिखाया है। प्रेमचंद ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम जैसे लोग, ये जो पाठक है, पाठक वर्ग जो है वो समझ सके और समाज से जो है इस बारे में सवाल पूछ सके। उनकी संवेदनाओं को जागृत करते हैं। गांव और शहर के बीच विकसित होती गई गोदान की कथा में कुछ शहरी नारी पात्र भी जो है अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि प्रेमचंद जो है ये हमारी भावनाओं को जगाते हैं। गोदान उपन्यास की कहानी जो है ये गांव से निकलकर शहर तक पहुंचती है, जहां कुछ शहर में रहने वाली जो नारी पात्र हैं ये भी हमें कहानी के रूप में जो है दिखाई देती है, जिनके माध्यम से प्रेमचंद ने क्या किया, गांव और शहर की जो संस्कृति थी और दोनों का जो प्रवेश था इसका अंतर दिखाया हमें प्रेमचंद ने। मालती जो है ये शहर की है, अब शहर के पात्र में मालती आ जाती है और जो मालती है ये उच्च शिक्षा प्राप्त है और आधुनिक नारी है, आज के समय की नारी है। पाश्चात्य संस्कृति का उसके विचारों और व्यक्तिमत्व पर जो है प्रभाव है। तो इस तरीके की जो है नारी बताई गई है मालती। यानी कि मालती के जो सोचने का ढंग है और जो उसका रहन सहन है इस पर हमें विदेशी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। मेहता व खन्ना के साथ उसकी मित्रता है, यानी कि दोस्त हैं ये आपस में। पार्टियों में जाना व पुरुषों के साथ हास परिहास करके आधुनिक जीवन का और आसपास के परिवेश का वह हिस्सा है। तो ये सब प्रेमचंद ने हमें इस उपन्यास में दिखाया। इसीलिए मेहता व खन्ना के साथ उसकी मित्रता को देखकर कई लोगों के मन में इस प्रेम के बारे में जो है शक उत्पन्न होते हुए हम देखते हैं। अब जो मालती थी ये पुरुषों के साथ दोस्ती को रखती थी और ऐसा देखने वाले लोग क्या करते थे, इस बारे में अपनी गलत सोच रखते थे। प्रेमचंद नारी समानता, नारी स्वतंत्रता से कुछ कुछ जो है सहमत दिखाई देते हैं, लेकिन मेहता के माध्यम से उच्च श्रृंखला का विरोध भी जो है दर्शाते हैं। अब जो प्रेमचंद थे ये महिलाओं को बराबरी का हक और आज़ादी दिलाने के पक्ष में तो थे, लेकिन मेहता जैसे पात्र के जरिए प्रेमचंद ने जो है इस बात का विरोध किया कि आज़ादी का जो है गलत इस्तेमाल ना किया जाए। मालती के ही चरित्र में दो प्रकार की नारी व्यक्तित्व को देखने की जो है कोशिश की गई है। यानी मालती में हमें दो तरीके की महिलाएं जो है दिखाई देती हैं। हालांकि प्रेमचंद का नारी के प्रति दृष्टिकोण जो है ये प्रगतिशील है। कुल मिलाकर ये था कि महिलाओं के बारे में प्रेमचंद की जो सोच थी ये बहुत ही नई और आगे की ओर जाने वाली थी। फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त आधुनिक मालती में भी वह समर्पण, त्याग जैसे गुणों की जो है
तलाश करते हैं, उसे पुरुष से श्रेष्ठतर बताते हैं, किंतु उसे बराबरी का दर्जा नहीं देते। अब क्या था, जो मालती थी ये पढ़ी लिखी और आधुनिक होने के बाद भी प्रेमचंद ने क्या किया, इसमें आत्मसमर्पण और त्याग जैसे गुणों को ढूंढा। प्रेमचंद इसे पुरुषों से बेहतर भी मानते थे, पर कभी भी प्रेमचंद ने बराबर का हक देने की मालती को नहीं सोची। गोदान के मेहता मालती गोविंदी खन्ना प्रसंग के समावेश का लक्ष्य तो लेखक द्वारा नारी संबंधी अपने इसी आदर्श की प्रतिष्ठा करना ही लगता है। अब इस उपन्यास में हमें 4 पात्र दिखाए गए एक साथ। इन पात्रों को एक साथ लाने का प्रेमचंद का मकसद ये दिखाना था कि एक महिला के लिए उनकी नज़र में आदर्श व्यवहार वो क्या होने चाहिए। मालती विवाह संस्था के स्वामित्व के प्रति साशंक है। वह मानती है कि व्यक्ति स्वतंत्रता पर विवाह संस्था के हावी होते ही नारी की स्वतंत्रता वो खतरे में पड़ती है। अब क्या था, मालती का मानना ये था कि शादी करते ही महिलाओं की जो आज़ादी है वो खत्म हो जाती है। इसलिए मालती शादी के बंधन के बिना ही क्या करती थी, स्त्री पुरुष के रिश्तों में यकीन रखती थी। यहीं पर जो खन्ना की पत्नी गोविंदी है, ये भी मालती की तरह आज़ादी की बात करती है, जिससे जो लोग पुरानी परंपराओं को ही मानते हैं उन्हें ये सब मान्यताएं अपने लिए एक खतरा लगने लगती है। इसीलिए वह विवाह के बिना ही स्त्री पुरुष संबंधों के पक्ष में है। खन्ना की पत्नी गोविंदी को इसकी पक्षधरता करते हुए देखा जा सकता है। परंपरावादियों द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता व समानता के मूल्यों के हनन के कारण सिलिया को उत्पीड़न और शोषण का शिकार होना पड़ा। तो यही कारण थे जिसकी वजह से सिलिया को इतने सारे अत्याचार सहने पड़े। इन्हीं मानवीय मूल्यों के हासिल होने पर आधुनिक नारी के व्यक्तिमत्व को विकसित होने का मौका मिलता है। यानी कि आधुनिक नारी को अगर अपना विकास करना है तो उसे अपने मानवीय मूल्यों यानी कि सम्मान और जो बराबरी का अधिकार है इसे पाना होगा। वह जीवन में हर प्रकार के निर्णय खुद कर सकती है, लेकिन इस स्वतंत्रता व समानता को हासिल करने की उम्मीद करने वाले समुदाय लगता है कि विश्व के 2 ध्रुवों पर बसे हुए हैं। यहाँ पे हमें बताया कि एक आधुनिक महिला ये अपना फैसला खुद ले सकती है, लेकिन आज भी आज़ादी और बराबरी पाने की जो कोशिश करने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच में हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। प्रेमचंद एक ही देश में 2 विपरीत स्थितियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करने में सफल हुए हैं। गांव तथा शहर की स्थितियां व सोच में जो अंतर दिखाई देता है वह अनायास नहीं है। शिक्षा का प्रसार, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण व अवसरों की प्राप्ति केवल शहरों तक ही सीमित रही है। अब क्या था कि जो प्रेमचंद थे, इन्होंने एक ही भारत में क्या किया, गांव और शहर इन दोनों की अलग अलग और जो विपरीत सोच थी इसे अपने उपन्यास में दिखाया, जो कि बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं था। मतलब इन्होंने सोच समझकर ये काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई, पैसा कमाने के मौके और नए ज़माने के जो साधन थे ये अभी भी सिर्फ शहरों तक ही पहुंच पाए थे। गांव तक इन सुविधाओं को पहुंचाने में ना तो उस समय की अंग्रेज सरकार उत्सुक थी और ना ही जमींदार, महाजन व अधिकारीगण, क्योंकि गांव के विकास के साथ ही क्या था, चेतना का विकास भी होगा और शोषित दबे हुए किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी ये सब क्या करने लगेंगे, अपने अधिकार व स्वतंत्रता की मांग करने लगेंगे। इसीलिए ये सभी सुख सुविधाएं अभी गांव तक इन्होंने नहीं पहुंचाई। यह अंग्रेज सरकार और उनके पक्षधरों को मंजूर नहीं था। एक तरफ उच्च शिक्षा विभूषित मालती काउंसिल का इलेक्शन लड़ती है, तो धनिया जुनिया सिलिया को राष्ट्रीय आंदोलन की भनक तक नहीं। प्रेमचंद ने गांव व शहर के 2 अलग अलग परिवेशों की वास्तविकता को गोदान की रचना द्वारा अभिव्यक्ति देने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है। प्रेमचंद नारी चरित्रों के माध्यम से इस अंतर को अधिक स्पष्ट कर सके हैं। गोदान के द्वारा उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक सरोकारों को एक विस्तृत पटल पर रेखांकित किया है। तो यहाँ पे हमें ये समझाया गया कि इस समय में जो भी अच्छी सुविधाएं थी उन्हें गांव तक पहुंचाने में ना तो अंग्रेज सरकार की कोई दिलचस्पी थी और ना ही गांव के जो बड़े जमींदार और अफसर थे उन्हें इसकी कोई चिंता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोग गांव को
विकसित ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर ये गांव वाले लोगों को जागरूक बना देंगे तो उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। और ये बात अंग्रेज़ों और इनके जो पदाधिकारी थे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि गांव के लोग जो है वो अपना हक मांगे। यहाँ ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, कहाँ पर, शहर और गांव में। वो कैसे कि एक तरफ तो शहर में पढ़ी लिखी जो मालती है ये क्या करती है, चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव की महिलाएं धनिया, झुनिया और सिलिया ये क्या कर रही हैं, इन्हें देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेखक यानी कि प्रेमचंद ने क्या किया, अपने गोदान उपन्यास के जरिए गांव और शहर की जो अलग अलग दुनिया थी इसकी सच्चाई को हमारे सामने पहुंचाने का काम किया था। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के नारी पात्र के जरिए हमें यह भी बताया कि गांव और शहर की महिलाओं की अगर हम जिंदगी को देखें तो हमें इसमें जो है एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। अंत में क्या था, गोदान उपन्यास के जरिए प्रेमचंद ने समाज में आर्थिक यानी कि पैसों से संबंधित, सांस्कृतिक यानी कि जो रीतियां होती है ये, और राजनीतिक, इन सभी से जुड़ी तमाम बातों को जो है एक बहुत बड़े और व्यापक स्तर पर दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से हमने इस पूरी यूनिट का जो सारांश था इसे डिटेल में समझा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।